जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं शादिर खान और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। जी हाँ डॉक्टर जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं। मेरे साथ हाँ। सिमल शेख भी हैं और जी हाँ, ये हम रिक्वेस्ट पूरी करने जा रहे जी हैं। हाँ, बिल्कुल रिक्वेस्ट बिल्कुल आई हुई थी हमें इस वीडियो की। जी हाँ। और बात ये है कि ये वीडियो बहुत लंबी है, 1 घंटे की है तकरीबन। तो हम चाह रहे हैं कि इसको जो है ना बहुत डिटेल से जो है ना आपको जो है रिएक्शन दें, और इसको हम 3 पार्ट्स में करेंगे। आज हम पहला पार्ट आपको जो है उसका करके दिखा रहे हैं रिएक्शन, और फिर 1 या 2 रोज़ में जो है सेकंड पार्ट भी आ जाएगा और उसके बाद तीसरा पार्ट भी आ जाएगा। तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। चलते हैं वीडियो की जाने। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है 10 क्रेजी स्टोरी फ्रॉम इंडिया हिस्ट्री। तो चलते हैं वीडियो की जाने। दोस्तों कहते हैं कि इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे स्कूलिंग में गलत सिखाया था। यस, यंग मैन। अच्छा। जो हिस्ट्री हम स्कूल में पढ़ते हैं वो फ्रैगमेंटेड हिस्ट्री है। हमारी स्कूल वाली हिस्ट्री थोड़ी सी अधूरी है। इसी अधूरेपन को मिटाने के लिए आज द रणवीर शो हिंदी पर आए हैं अभिजीत चावड़ा। अच्छा। ये एक साइंटिस्ट है अभिजीत जिनका इंटरेस्ट हिस्ट्री, वो हिस्टोरियन भी माना जाता है। अगर आप इंटरनेट पर आप उनके बारे में सर्च करोगे तो आपको सिर्फ हिस्टोरिकल वीडियोस मिलेंगे। अच्छा। जितने भी गेस्ट इस पॉडकास्ट पर आए हैं, ये शायद उनमें से सबसे ज़्यादा लर्नड है, सबसे ज़्यादा वेल रेड है। बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और सभी चीज़ों को एक साइंटिस्ट के नज़रिए से देखा। बेहतरीन। ये है भारत के 10 ऐसे सीक्रेट्स जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गए। इन्हीं सीक्रेट्स को लेकर आए हैं रणवीर अलाहाबादिया, अभिजीत चावड़ा, द रणवीर शो। जबरदस्त। TRS रणवीर अलाहाबादिया। दोस्तों नमस्ते। जिस इंसान को मैं आज आपके सामने पेश करूंगा उनका नाम है अभिजीत चावड़ा। अभी ही एक भयानक सा इंग्लिश एपिसोड रिकॉर्ड किया, वो फिजिक्स के बारे में था, एस्ट्रोफिजिक्स, ब्लैक होल्स, एलियंस वगैरह के बारे में। अभिजीत चावड़ा। और ये इंसान एक पॉलीमैथ है, मतलब इनको अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता है। अभिजीत सर नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम टू द रणवीर शो हिंदी। द रणवीर शो में फिर से लौटकर आपको क्या फील हो रहा है? बड़ा अच्छा लग रहा है, पहली बार आज आया हूँ आपके शो के अंदर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है। आज का टॉपिक है टॉप 10 माइंड ब्लास्टिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडिया। लोग कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लोग कहते हैं कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशंस में विमानों की बातें होती थी, विमान की डिस्कवरी हो गई थी, साइंटिफिक डिस्कवरीज हो गई थी। मैं ये चाहूँगा कि आपने जितना भी पढ़ा इतने सालों में, आप हिस्ट्री पर पढ़ते रहते हो, आपने जितना भी पढ़ा है हिस्ट्री पे पढ़ते रहते हैं, प्लीज़ देख लो। मैंने भी आपकी डिस्कवरी आपकी यूट्यूब चैनल से की, जब आपने गेंगिस खान पर एक वीडियो बनाया। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो था। ओह, चंगेज खान। और मैं चाहूँगा कि हर कोई वो वीडियो जाके देखे। पर अब सर आई वुड लाइक टू लेट यू चिप इन, जितना भी हिस्ट्री आपने आज तक पढ़ा इंडिया के बारे में, आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ते हो, पर इंडिया के बारे में जो भी आपने उसमें टॉप 10 नगेट्स क्या, टॉप 10 इन्फॉर्मेशन क्या, आई वुड लेट यू कैरी। तो सबसे पहले इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है, राइट। अगर हम पढ़ते हैं हिस्ट्री तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि बड़े बड़े सिविलाइजेशंस थे। ग्रीस था, रोम था, पर्शिया, चाइना एक्सेट्रा। ये सब सिविलाइजेशंस, फॉर एग्जांपल ग्रीस 3000 साल पुराना है, पर्शिया 3000 साल पुराना है, रोम 2500 साल पुराना है, चाइना 3-4 हज़ार साल पुराना है, इजिप्ट 5000 साल पुराना है। इंडियन सिविलाइजेशन कितना पुराना है? इजिप्ट। तो इसके लिए हमें हम दो चीज़ें दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जेनेटिक्स। तो हमारा जेनेटिक्स जो हमारे खून में है, उसके थ्रू हम थोड़ा डिड्यूस कर सकते हैं हम कि हमारा जेनेटिक लीनिएज, हमारा वंश कितना पुराना है, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए, कितना पुराना, कहाँ से आए थे और कितने वर्षों से इंडिया में थे। तो अगर हम जेनेटिक्स का स्टडी करेंगे, एक फील्ड है जेनेटिक्स का, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, तो उससे हमें मालूम पड़ता है कि इंडिया का जो जेनेटिक लीनिएजेस है, मेल, दो टाइप के लीनिएज होते हैं, मेल और फीमेल। ओके। तो इंडिया का जो मेल जेनेटिक लीनिएज है वो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 55,000 ईयर्स से प्रेजेंट है। मेल फीमेल ये कैसे डिवाइड होता है? मतलब औरतों का अलग जेनेटिक लीनिएज होता है? क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर डीएनए है, उसको 23 क्रोमोसोम्स में डिवाइड किया गया है। अब उसमें एक क्रोमोसोम है जिसको बोलते हैं वाई क्रोमोसोम।
ये फादर टू सन पास हुआ है। तो उसके अंदर जो म्यूटेशंस है वो हमारा पेट्रिलिनियल लीनिएज दिखाता है। और एक दूसरे किस्म का डीएनए है, इट इज़ कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, वो मदर टू डॉटर पास होता है। तो उसको हम स्टडी करेंगे तो उसके हिसाब से हम फीमेल लीनिएज देख सकते हैं। और वो म्यूटेट होता है। हाँ, उसमें स्पेसिफिक म्यूटेशंस है, उसको हम स्टडी करेंगे कितने साल से म्यूटेशंस प्रेजेंट है। मतलब बायोलॉजिकली स्पीकिंग, मान लो आपका जो डीएनए स्टैंड है, अगर आप एक अपने सर से एक बाल निकालोगे या अपने स्किन का एक पीस ले लोगे, उसको और भी ज़्यादा ब्रेक डाउन करोगे, उसके अंदर डीएनए होता है। हाँ, उसके सेल्स के अंदर डीएनए होता है। और डीएनए के भी अलग अलग हिस्से होते हैं। Yes. 23 पार्ट्स होते हैं। ठीक है। और मान लो जो मेल डीएनए होते हैं, मतलब जब कि कोई मान लो किसी ने सेक्स किया और सेक्स करने के बाद वो एक एग फर्टाइल हो चुका है, एक एग फर्टिलाइज हो चुका है। तो फर्टिलाइज होने के बाद लाइफ का पहला स्टेप है कि इसमें एक्स क्रोमोसोम जाएगा। स्पर्म में XY होता है और एग में XX होता है। ओके। अब उसका कॉम्बिनेशन कैसा होता है? अगर XY होता है तो मेल होगा, X ऑफस्प्रिंग वो फीमेल होगा। ये दो चीज़ों में से एक चीज़ हो सकती है कि डबल X हो सकता है या XY हो सकता है। हाँ। अभी जो XY है, अगर आप वो फर्टिलाइजेशन XY हुआ तो आप एक आदमी बन जाओगे और XX पुरुष बन जाओगे। और अगर XX हुआ तो आप औरत बन जाओगे। XY हो सकते हैं। पर वो जो XY है वो आप डायरेक्टली अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे। और वो अपने पिताजी से इनहेरिट करेंगे, उसमें जो भी म्यूटेशंस है। मतलब जो आपके पिताजी की चेन है, हाँ। आपके पिताजी, आपके दादा, आपके वंश। परदादा, हाँ, वो डायरेक्टली टॉप तक जाता है, मतलब ओरिजिनल सोर्स। हाँ, तो ओरिजिनली किस टाइम पर वो म्यूटेशन ओरिजिनेट हुआ वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके प्रोसेसेस हैं। और फीमेल साइड का क्या, मतलब फीमेल साइड में क्या होता है कि एक माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। तो वो पास होता है फ्रॉम मदर टू डॉटर। तो उसमें भी कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने साल पहले ओरिजिनेट हुआ। इसलिए लोग कहते हैं, मतलब जैसे हमारे देश में गोत्र की बातें होती हैं। हाँ, यस, यही लॉजिक है। यही लॉजिक है कि आप अगर कोई आपसे ये पूछा कि आपका गोत्र क्या है तो आपने कहा कश्यप। हाँ। मतलब आपके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है, उनके पिताजी का भी गोत्र कश्यप है। बट जब आप एक औरत से गोत्र के बारे में पूछोगे तो वो गोत्र अकॉर्डिंग टू मैरिज चेंज हो जाता है। हाँ। फिर गोत्र वाई क्रोमोसोम के बारे में, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड होता है। Am I right? Yes. It is a patrilineal lineage, गोत्र। लेकिन जेनेटिक्स में मैट्रिलिनियल लीनेजेस भी होते हैं। Yes. Now sir, I'll let you continue. ठीक है। सो अगर हम ये एनालिसिस करते हैं इंडिया में तो एक लीनेज है जिसको बोलते हैं हैप्लोग्रुप F। ये पैट्रिलिनियल लीनेज है। उसका टाइम ऑफ ओरिजिन है 55,000 ईयर्स अप्रॉक्सीमेटली। मतलब तब स्टार्ट हुआ। यस। एंड दिस लीनेज, ये जो लीनेज है हैप्लोग्रुप F, ये पूरे दुनिया में मोर देन 90% ऑफ मेल्स का एंसेस्ट्रल लीनेज है। सो मोर देन 90% ऑफ नॉन अफ्रीकन मेल्स। तो अगर आप यूरोप में जाएंगे तो उधर भी बहुत सारे लोग मिलेंगे मेल्स जिनका एंसेस्ट्रल लीनेज ये हैप्लोग्रुप F है। मतलब इंडिया में ओरिजिनेट हुआ। और ये इंडिया में ओरिजिनेट हुआ है। सो आउट ऑफ अफ्रीका के बाद आउट ऑफ इंडिया एक्सपेंशन हुआ था अप्रॉक्सीमेटली 55,000 ईयर्स अगो। और अगर आप मैट्रिलिनियल लीनेज को देखेंगे तो दो इंडिया में ओरिजिन M और N, ये दोनों इंडियन ओरिजिन के हैं बिटवीन 55 एंड 65,000 ईयर्स अगो। एंड ऑलमोस्ट 100% ऑफ नॉन अफ्रीकन फीमेल्स इज इन लीनेजेस के डिसेंडेंट्स। हिस्ट्री की बात की जाए ना तो हम अक्सर सिर्फ वेस्टर्न हिस्टोरियंस की बातें सुनते हैं। हाँ। और उनके बहुत फिक्स थियरीज होते हैं कि अब ये हुआ था, फिर उसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था। हाँ। पर अगर आप वाइडर हिस्ट्री पढ़ोगे, स्पेशली मॉडर्न हिस्टोरियंस की बातें पढ़ोगे, तो आपको फिर पता चलता है कि अरे ऐसे ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री भी है। क्योंकि ये भी एक ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री का पार्ट है। अब तक हमें कहा गया है कि जितने भी वर्ल्ड वाइड ह्यूमन माइग्रेशन हुए वो अफ्रीका से स्टार्ट हुए थे। हाँ। बट ये साइंटिफिकली अभी जो आप कह रहे हो, साइंटिफिकली अभी प्रूफ है कि नहीं, शायद इंडिया से भी एक माइग्रेशन हुआ। ये क्या है ना, जो इंडिया से ये हैप्लोग्रुप्स निकले हैं वो भी पहले उनके एंसेस्ट्रल हैप्लोग्रुप्स अफ्रीका से आए हैं। सो क्या हुआ था कि अप्रॉक्सीमेटली 70,000 ईयर्स अगो अफ्रीका के बाहर एक माइग्रेशन हुआ था, आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन। येमेन के आसपास वो हुआ था। अब ये जो कुछ हज़ार लोग के आसपास थे ये ईस्ट गए थ्रू द अरेबियन पेनिनसुला, इंडिया में आए, फिर इंडिया से पूरा एक्सप्लोजन हुआ आउट ऑफ इंडिया। सो ओरिजिनली जो इंडिया में थे वो भी अफ्रीका से ही आए थे। सो आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी इनकरेक्ट नहीं है। बट उसके बाद जो सबसे बड़ा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टू ऑल डायरेक्शंस हुआ वो इंडिया से हुआ। मतलब मनुष्य, मानव जाति, अच्छा। मानव जाति का एक बड़ा हिस्सा इंडिया में एक्चुअली काफ़ी देर तक था।
वहाँ से एक्सप्लोर होके हाँ। जापान गया, इंडिया से अमेरिका हुआ। गया, रशिया गया, यूरोप गया, क्रेजी। पर सर क्या फिर हम ये मान सकते हैं रुका। कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जापान जब चला गया, वहाँ यूरोप में पूरी Stone दुनिया Age में चल गया। रहा था, यहाँ सिविलाइजेशन ऑलरेडी बन चुका था। ये सच है। सो अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखें भारत का तो सबसे पुराना जो आर्कियोलॉजिकल साइट जो हमें मालूम है, जो हमें मिला है, वो हरियाणा में है। उसका नाम है भिर्रान्ना। उसका अगर हम कार्बन डेटिंग देखेंगे तो इट इज़ अबाउट 9.5 थाउजेंड ईयर्स ओल्ड। और ये सो कॉल्ड हड़प्पन ईरा का एक हिस्सा है। ठीक है, तो हड़प्पन जो रीजन है वो अप्रोक्सीमेटली सप्त सिंधु रीजन है, पंजाब, अनडिवाइडेड पंजाब का रीजन। पाकिस्तान भी इंडिया का ही हिस्सा था until 70 years ago। तो यहाँ पर इंडिया का सबसे एक्सटेंसिव सिविलाइजेशनल आर्कियोलॉजिकल अपने को एविडेंस मिलता है। सो एटलीस्ट 9.5-10,000 ईयर्स पुराना है। और अगर हम आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स को देखते हैं, स्टैचूज़ को देखते हैं, कार्विंग्स को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं हड़प्पा में कि एक कल्चरल कंटिन्यूटी है। फॉर एग्जांपल आज भी लेडीज मांग में सिंदूर लगाती है। अगर आप हड़प्पा में देखेंगे तो वहाँ पर स्टैचूज मिले, फीमेल स्टैचूज जिनके मांग में सिंदूर है। फिल्म में आज भी मंदिरों में शिवलिंग की पूजा होती है। अब भी वहाँ पे भी 5000 साल पहले होती थी। तो ये सब जो कल्चरल ट्रेट्स हमें मिलते हैं आज, ऑलमोस्ट 10,000 साल से कंटिन्यू हो रहे हैं। और हमने अभी आर्कियोलॉजी तो शुरू भी नहीं की, हज़ारों साइट्स हमने एक्सप्लोर नहीं की। तो इट इज़ पॉसिबल कि एक्चुअली अपना सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड एटलीस्ट 10, 15, 20,000 साल आ सकता है इन द पास्ट। हमें पता भी नहीं है अभी। हमें पता भी नहीं है अभी। I will let you move on to point number 2, sir. तो अगर ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन इरा के आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड को हम देखेंगे तो हज़ारों छोटे सिटीज़ थे, बड़े अर्बन सेंटर्स थे। ये दुनिया का सबसे पहला कंप्लीटली अर्बन सिविलाइजेशन देश पूरा, हाँ पूरा अर्बन था। मतलब ये वेल प्लान्ड सिटीज़ थे, ग्रिड सिस्टम के अनुसार। आज इंडिया के बड़े सिटीज़ आप देखेंगे कंप्लीटली अनप्लान्ड है। हर डायरेक्शन में कुछ भी बन जाता है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है। ब्रिटिशर्स की वजह से ये एक्चुअली पोस्ट कॉलोनियल चीज़ है कि हमारे जो ब्रिटिश के बाद जो हमारे रूलर्स आए उन्होंने कुछ एनीवे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें फुल टाउन प्लानिंग था, सिटी प्लानिंग था, प्रॉपरली साइंटिफिक तरीके से। और उस टाइम के जो सिटीज़ और टाउन्स, उनका जो ड्रेनेज सिस्टम्स था वो आज के इंडियन मेट्रोपॉलिटन सिटी से अच्छा था। अच्छा। और इंजीनियरिंग के बहुत बड़े बड़े वर्क्स थे उसमें, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स थे 5-6 हज़ार साल पहले। कहाँ दुनिया में मिलेगा ऐसे? सो दिस वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली अर्बनाइज्ड एंड फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशन। क्योंकि उस टाइम पे माइनिंग होता था, मैन्युफैक्चरिंग होता था बहुत सारी चीज़ों का, ट्रेड होता था विद अलग अलग जगहों से। और माइनिंग में जो अगर टिन नाम का एक मेटल है, वो सेंट्रल एशिया से लाते थे हमारे ही लोग जी। तो इतना बड़ा सिविलाइजेशन था और बहुत सारे माइग्रेंट्स भी आते थे अलग अलग जगहों से, बिकॉज हमें कुछ स्केलेटन्स मिले हैं वहाँ पे जिनका जेनेटिक्स अलग है और जिनका ओरिजिन बाहर से है। तो जैसे आज अमेरिका बहुत प्रॉस्परस है तो हर देश से लोग वहाँ जाते हैं क्योंकि सबको वहाँ पे अच्छा लाइफ चाहिए। तो वैसे उस टाइम पर 5000 साल पहले जो अपना सप्त सिंधु रीजन में जो सिविलाइजेशन था, वहाँ पे पूरी दुनिया से इमिग्रेंट्स आते थे। दुनिया का अमेरिका था उस टाइम के ज़माने। बिल्कुल। और मतलब जो आप कह रहे हो ना कि बिल्डिंग भी थे, ड्रेनेज सिस्टम था, मतलब हमारे इंजीनियरिंग के एडवांसमेंट्स हुए बहुत दुनिया से आते थे जब ये इंडिया में हो रहा था, बाहर क्या हो रहा था, चाइना में क्या हो रहा था, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा था, अफ्रीका में क्या हो रहा था, यूरोप में क्या हो रहा था। 5000 साल पहले जब ये हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन ईरा ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन सबसे मेच्योरिटी में था, तब चाइना शुरू भी नहीं हुआ था। अफ्रीका में एज फार एज वी नो कुछ नहीं था। यूरोप में लोग स्टोन एज में जी रहे थे और इजिप्ट बस शुरू हो रहा था उस टाइम। सो इंडियन सिविलाइजेशन इज़ द ओल्डेस्ट नोन कंटिन्यूसली एग्जिस्टिंग सिविलाइजेशन इन द होल वर्ल्ड। ये बात है। और अगर आप देखेंगे दुनिया का सबसे पुराना लिटरेचर क्या है तो ऋग्वेद है। ओके, अभी अगर आप टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बोला जाएगा टेक्स्ट बुक्स में कि ये 5000 कुछ 3000 साल पुराना होगा ऋग्वेद। हाँ। लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि ऋग्वेद में एक नदी की बात होती है, सरस्वती, उसके बहुत रेफरेंसेस हैं और ये बहुत बड़ी नदी के हिंदी रूप में उसको
प्रेजेंट किया गया है। जैसे आज गंगा माँ की बात होती है, वैसे सरस्वती। हाँ, तो गंगा, यमुना, सरस्वती और सिंधु, इन सब नदियों से बड़ी थी सरस्वती। ओके, अगर हम जियोलॉजिकल रिकॉर्ड को देखेंगे तो सरस्वती 2500 साल पहले, 3500 साल पहले सूख गई। ओके, कहाँ थी सरस्वती? हिमालय से निकलती थी और पंजाब, हरियाणा, सिंध और गुजरात जी इसमें से फ्लो होती थी। अगर आप सैटेलाइट इमेजेस देखेंगे तो आपको अभी भी उसका रिवर बेड मिलेगा, दिखेगा, ड्राई रिवर बेड, बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा, इनॉर्मस नदी थी ये। अच्छा, तो ऋग्वेद में सरस्वती को क्या बोला गया है? जोर से गरजने वाला, हरियाणा, लाउडली रोरिंग, सिंध, गुजरात, मदर ऑफ फ्लड्स, बहुत बड़ी बड़ी बाढ़ें आती थी उस नदी में। तो ये सब मेंशन किया गया है अच्छा। ऋग्वेद में। तो क्लियरली ऋग्वेद एक उस टाइम पे लिखा गया था जब ये नदी बड़ी नदी थी, फुल फोर्स में थी। अभी नेचर नाम का एक साइंटिफिक जर्नल है, उसमें काफ़ी स्टडीज हुआ है सरस्वती के बारे में। उसमें क्या मिलता है हमें कि सरस्वती 6000 BC के बाद कम होने लगी। तो सो द लास्ट टाइम सरस्वती एक बड़ी नदी थी वो 8000 साल पहले की बात है। तो क्लियरली ऋग्वेदा अप्रॉक्सीमेटली उस इरा में लिखा गया है, नॉट 3000 ईयर्स अगो। इट इज़ वेरी क्लियर, इसमें कोई शक ही नहीं हो सकता है। अभी ये जो 5000 साल पहले, 5000 साल पहले की बात करें तो हम कह रहे हैं कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, अच्छा हमारी किताबों में कहा जाता है कि सिर्फ 2500 साल पुराना, वही ना, वही उससे ज़्यादा पुराना बहुत बहुत, यस, डेफिनेटली होगा। हमारी जो किताबें हैं, हमारा जो हिस्ट्री है, ऑफिशियल हिस्ट्री, ये कम्प्लीटली ऑब्सोल्यूट है, कम्प्लीटली आउटडेटेड, जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, जो हम स्कूल में आज भी पढ़ते हैं। अब ये जो बुक है ऋग्वेदा, ये हमारी सभ्यता का फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट, फाउंडेशनल लिटरेचर, 6-7 हज़ार साल पुराना, वैदिक संस्कृत में लिखा गया था। सो क्लियरली वैदिक संस्कृत भी 8000 साल पुराना है एटलीस्ट। और दुनिया में और कोई लैंग्वेज उसके पास भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब कि कितना पुराना, कॉम्प्लेक्स, रिच, वो भी हाँ नहीं, एज इन टर्म्स ऑफ एज। 8000 दुनिया में कोई भी लैंग्वेज इवन जो हम जानते हैं, जिसके बारे में हम जानते हैं, 3-4 हज़ार साल से पुरानी नहीं है कोई भी। बट संस्कृत क्लियरली एटलीस्ट 6-7-8,000 ईयर्स पुरानी है, एटलीस्ट मिनिमम। मतलब लोग कहते हैं कि अगर आपने एक बार लाइफ में संस्कृत सीख लिया जी, एक नॉलेज का पोर्टल अनलॉक हो जाता है। हाँ, क्योंकि कोई भी भाषा से अगर आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो तो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाता है। और अगर आप उसी ओरिजिनल लैंग्वेज में किसी किताब को पढ़ोगे, किसी टेक्स्ट को पढ़ोगे, आपको प्योर नॉलेज मिलेगा। तो लोग कहते हैं कि ऐसे ही इंडिया में बहुत सारी नॉलेज पोर्टल अभी तक अनलॉक है। बिल्कुल बिल्कुल, जिसके बारे में लोगों को शायद पता नहीं है। तो काला जादू की बातें होती है, सफ़ेद जादू की बातें होती है, शायद वो भी सीक्रेट्स उन किताबों में छिपी हुई है। हो सकता है जी। सर, पर एक बेसिक सी क्वेश्चन है कि जब मोहनजोदारो हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस हुआ था, हाँ, तब रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा था, साउथ इंडिया में क्या हो रहा था, बंगाल में क्या हो रहा था? हाँ, अब हमें धीरे धीरे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है कि ये जो हड़प्पन फेज था हमारा सिविलाइजेशन का, वो सिर्फ सप्त सिंधु में कंसंट्रेटेड नहीं था। उस टाइम पे गंगा वैली में भी उतना ही था, लेकिन हमने कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है आज तक। हमने आर्कियोलॉजिकल रिसर्च नहीं किया है। पिछले 70 ईयर्स से इंडिया में कुछ रिसर्च हुआ ही नहीं है हिस्ट्री के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में बहुत बहुत कम हुआ है। 99.9% हमारा आर्कियोलॉजी अभी भी छुपा हुआ है बिलो द अर्थ। तो हमें जो अभी एविडेंस मिल रहा है धीरे धीरे, उससे मालूम पड़ रहा है कि इवन इन यूपी गंगा वैली में बहुत पुराने अर्बन सेंटर्स थे, बंगाल में भी है और साउथ में भी है। साउथ में कुछ टेम्पल से अंडर द सी मिले हैं जो बहुत पुराने हैं, उसका एज हमने अभी तक डिटरमिन भी नहीं किया है। गुजरात में द्वारका था, वो भी हड़प्पन ही सिटी था, वो कुछ 8000 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमें क्या एविडेंस मिल रहा है कि पूरा इंडिया जैसे आज इंटरकनेक्टेड है, तब भी पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट इंटरकनेक्टेड था और अर्बन सिविलाइजेशन था पूरा का पूरा। आपको ये लगता है कि रामायण महाभारत असल में हुए होंगे? अब जो कहा जाता है हमारे टेक्स्ट बुक्स में कि ये सब मिथ है, लेकिन ठीक है, अगर मान लो कि ये मिथ है, ठीक है, तो हमें एविडेंस क्यों मिल रहा है? अब महाभारत में एक एपिसोड है कि अर्जुन द्वारका में थे उस टाइम पे, और द्वारका में बहुत बड़ा भूकंप आया और पूरा नगर ओशन के नीचे आ गया। ये अर्जुन ने अपने आंखों से देखा और ये महाभारत में रिकॉर्डेड है। तो लोग बोलते रहते हैं कि ये सब नॉनसेंस है। तो 20 साल पहले द्वारका कैसे मिल गई अंडर द ओशन, उसी जगह पे, नियर द प्रेजेंट डे सिटी ऑफ द्वारका? तो क्लियरली दिस इज प्रूफ कि ये इवेंट एक्चुअली हुआ।
तो महाभारत का एक इवेंट अगर ट्रू है, सच है, तो बाकी इवेंट्स क्यों सच नहीं हो सकते? दूसरी बात है, रामायण में क्या कहा गया है कि श्रीलंका जाने के लिए हमें एक राम ने और हनुमान ने एक ब्रिज बनाया, राम सेतु। आज मिला है वो ब्रिज, वो मैन मेड ऑब्जेक्ट है, वो मैन मेड स्ट्रक्चर है पूरा। दुनिया में इससे पुराना मैन मेड स्ट्रक्चर है ही नहीं, इतना बड़ा मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर का। सो वंस अगेन ये रामायण का भी प्रूफ हो गया। अभी हम अगर ढूंढेंगे तो और भी प्रूफ मिलेंगे हमें। और दूसरी बात ये है, अच्छा, महाभारत और रामायण के टेक्स्ट में बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल इंफॉर्मेशन दिया गया है कि ये युद्ध हुआ तब स्काई इस तरह था, ये प्लैनेट इस कंस्टलेशन में था, एक्सेट्रा। अब आप फिक्टिशियस एस्ट्रोनॉमिकल डेटा बना नहीं सकते, क्योंकि स्टार्स, प्लैनेट्स, ये सब सेलेस्टियल मैकेनिक्स को फॉलो करते हैं और ये बहुत प्रिसाइज बात होते हैं। सो क्लियरली ये सब जो डेटा है, बहुत सारा एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है रामायण में और महाभारत में, ये क्लियरली जेन्युइन ऑब्जर्वेशनल डेटा है, ये फिक्टिशियस डेटा नहीं है। तो क्या करना चाहिए हमें कि हमें एक टीम ऑफ साइंटिस्ट को इकट्ठा करना चाहिए, सही, और इसको एनालाइज कीजिए। आज सॉफ्टवेयर भी पॉसिबल सब मिलते हैं जिससे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, तो उससे हमें प्रिसाइज डेट मिल जाएंगे। किसी को करना चाहिए, वी नीड फंडिंग फॉर दैट। हाँ, वो गवर्नमेंट से फंडिंग शायद नहीं मिल रही है आर्कियोलॉजी के लिए या रिसर्च के लिए, इन सब रिसर्च के लिए नहीं मिल रही, लेकिन इट इज़ 100% रियल। महाभारत और रामायण दोनों 100% रियल है। हमें आर्कियोलॉजिकल प्रूफ मिला है द्वारका का और राम सेतु का, और ये आर्कियो एस्ट्रोनॉमिकल जो डेटा है बुक्स के टेक्स्ट के अंदर, उससे एग्जैक्ट डेट मिलती है। हाँ, और अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो एक एक्सटेंशन स्टोरी भी उससे अटैच है कि वहाँ आर्यन इन्वेजन हुई थी। चलो पॉइंट 3 सर। जी दोस्तों, आपने देखी इतनी प्यारी ये वीडियो, ज़बरदस्त और बड़ी हिस्ट्री का जो है ना आज पता लगा है कि किस तरीके से जो ना दुनिया जो है कहाँ से कहाँ पहुँची। और अच्छा, जो चीज़ें स्कूलों में जो है दिखाई गई हैं या पढ़ाई गई हैं, अनकम्प्लीट है। हाँ, उनका इतना नहीं पता, इतनी नॉलेज तो कहीं पे भी नहीं है। बिल्कुल, जो इस वीडियो में देख के जो है पता लग रहा है कि क्या है क्या नहीं है। हड़प्पा और जो है मोहनजोदड़ो के बारे में भी जो है इसमें बताया गया है, और उस ज़माने में जो चीज़ें निकली तो उससे ये जाहिर हुआ कि ये कितना कदीम, यानी कितने सालों पुरानी जो है ना, ये कई हज़ार सालों पुरानी जो है ना ये हिस्ट्री है। और जो डीएनए के बारे में बताया तो ये बिल्कुल 100% सही है कि डीएनए से जो है ना पता लगाया जा सकता है कि कहाँ से किस तरह और कहाँ कहाँ जो है ना लोग ये यहाँ से माइग्रेट हुए और इंडिया से जो है यहाँ पर इस सरज़मीन पर जो है लोग बसते थे। और मज़े की बात यह है सिमल कि देखें कि आजकल जो यहाँ हमने कराची में भी देखा है, और जो कच्ची आबादियाँ हैं वहाँ पर जो है अजीब किस्म की जो है ना आबादियाँ हैं कि किसी ने आगे मकान निकाल लिया, किसी ने कैसे निकाल लिया, आड़े टेढ़े मकान थे। लेकिन इससे इस वीडियो को देख के तो ये भी नॉलेज में इजाफा हो गया कि उस ज़माने में, इतने कदीम ज़माने में भी लोग यानी कि प्लानिंग से रहते थे, यानी कि गलियां बनाई होंगी और जो है ना प्लानिंग से जो उन्होंने अब घर बनाए हुए थे कि घरों का जो हिस्सा है वो घर हैं, और जो बाज़ारों का हिस्सा है वो बाज़ारों को दे दिया। ठीक है ना, जो शॉप्स थी वो अलग दिखाई गई हैं। हिस्ट्री से ये मालूम हुआ है कि जो चीज़ें कदीम ज़माने में मिली हैं, तो अगर घर बने हैं तो घरों में घरेलू चीज़ें निकली और उनसे जाहिर हुआ कि भाई यहाँ पर घर थे। और जहाँ शॉप्स थी, जैसे कि सोना था, सिक्के थे, दिनार थे, या उस ज़माने में जो भी सिक्का चलता था, उस मूर्तियाँ निकली, तो वो हाँ बिल्कुल वो इस तरीके से जो ना उन लोगों ने जजमेंट किया जो है जी। तो देखा कि वहाँ पर जो है ना ये शॉप्स थी, वो शॉप्स अपनी जगह पे थी और मूर्तियों का जो जिक्र आया, निकली उनके सिंदूर बिल्कुल सिंदूर लगे हुए थे। आइडिया हुआ कि ये हिंदू यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है इस तरह का कल्चर था, और कल्चर की काफ़ी सारी चीज़ें निकली। बर्तन थे, बर्तनों पे जो दस्तकारी हुई हुई थी, और बहुत सारी। इंडिया कम से कम 10-15 हज़ार साल, 15 से भी ज़्यादा, 15,000 साल पुरानी ये हिस्ट्री है जब ये दुनिया आबाद हुई। और उस ज़माने में जो है यहाँ से जो है ना लोग माइग्रेट करके, ज़माने में ना चाइना थी, चाइना भी बाद में हुआ है, चाइना बाद में मिस्र का आगाज़ हो रहा था। और यानी इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि इस वीडियो को देखने के बाद ये आप देखें कि हिस्ट्री में ये है कि यहाँ पर लोग जो है बिल्कुल मैनेज किया हुआ मुल्क था और यहाँ पर रहते थे। फिर यहाँ से लोग माइग्रेट करके गए दूसरी कंट्रीज़ में। अच्छा, मैंने काफ़ी सारी वीडियो में मैंने जिक्र भी किया है कि जब कभी कोई आबादी होती है तो ज़्यादातर जो दरिया के किनारे पर होती है, यानी कि सी साइड पर चले गए पानी के हवाले से, तो लोग जो है इस तरह करके जो है अपने निकले और दूसरी दुनिया में जो है जाके बसे। फिर तरक्की होती गई, आस्ता आस्ता तरक्की हो गई। कुछ लोगों की जो है ना आपस में जो है वो रिश्तेदारियाँ हुई, फिर आना जाना हुआ, तो इस तरह करके जो है
दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। और आप ये देखें कि काफ़ी सारी कौमें जो है यहाँ पर आई भी और काफ़ी सारी कौमें यहाँ से गई भी। तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत कदीम और बहुत ही पुराना हड़प्पा का जो जिक्र किया गया या और वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं वो बहुत कदीम है और अब तक जो है उस पर रिसर्च हो रही है। अच्छा, ये भी रिसर्च कोई पूरी मुकम्मल अभी तक हुई नहीं है क्योंकि ये बजट नहीं है, बजट ही नहीं है। हम लोग जो है अपने दूसरे मामलात को जो है ना डेवलपमेंट करने में लगे हुए हैं कि कुछ रोड बन रहे हैं, कुछ जो है ना आवाम को सहूलियत मिल रही है। बता रहे थे अंडर द सी भी कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जो बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये बहुत कदीम जो है ये हिस्ट्री है। इंडिया यानी कि बहुत ज़्यादा बहुत पुराना है, बहुत पुराना है, कल्चर बहुत पुराना है और जो सकाफ़त है वो आज तक जो है उसी को जो है अपनाया जा रहा है और उसको इन्हेंस करके दिखा कर रहे हैं और बिल्कुल हर चीज़ को इन्हेंस करते जा रहे हैं इंडिया। जी हाँ। अच्छा, मैंने ये देखा है कि इंडिया में जो है काफ़ी सारी सकाफ़ती चीज़ें जो हैं अभी भी वैसी की वैसी हैं और जो प्रोग्राम होते हैं लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है। तो मैं समझता हूँ कि हर रोज़ कोई ना कोई जो है ना उनका फेस्टिवल हो रहा होता है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। तो लैंग्वेज की वजह भी यही है कि भाई आबादी माना कदीम थी, कदीम दौर से जो चली आ रही है। तो अपना अपना कल्चर को जो है हर आदमी जो है प्रमोट कर रहा है, अपनी अपनी जो ज़ातें हैं, अपनी अपनी जो रहन सहन है उसको जो है प्रमोट कर रहेगा इंडिया। तो दोस्तों आपने देखा कि इतनी ये ज़बरदस्त वीडियो। अच्छा सिमल, आपको पता है कि इसमें जो है आप ये देखो कि हड़प्पा का जिक्र आया, मोहनजोदड़ो का जिक्र आया। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जब ये रिसर्च हुई और टूरिस्ट यहाँ पर आया, उन्होंने आके यहाँ पर जो है रिसर्च की हिस्टोरिकल पे, तो फिर लाजिम बात है कि उन्होंने अंदाज़े लगाए कि ये कितना कदीम और यहाँ से यानी कि ये ज़ाहिर होता है कि ये जो सरज़मीन थी, इस सरज़मीन से ही जो है दुनिया जो है आबाद हुई है। यानी कि यहाँ का जो DNA है पूरी दुनिया में जनरेट हुआ और जगह जगह जाके जो है ना उन्होंने अपनी आबादियाँ कायम कर दी। बच्चे से बाप से बच्चे में गई, बच्चे से उसके बच्चे में गई, उससे बच्चे में गई। तो इस तरह करके जो है ना पूरी दुनिया जो सराउंडिंग में चली गई। अच्छा, फिर यहाँ पर हमें क्या है कि स्कूलों में तो एक महदूद नॉलेज दी जाती है, उसमें चैप्टर है कि भाई हड़प्पा पे आप एक मजमून लिख दें। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये कि गवर्नमेंट की कोई ऐसी पॉलिसी, इतनी कोई मजबूत पॉलिसी हुई तो है। अच्छा, मैंने हड़प्पा का नहीं सुना बुक्स में। हाँ, मैंने मोहनजोदड़ो का जरूर। मोहनजोदड़ो का तो ये कि हर किताब में, हर बुक में जो है ना। अच्छा, इस तरह है कि यहाँ पर जो जिस तरीके से नॉलेज दी जाती है वो नॉलेज जो है इस वीडियो को देख के तो हमें ये अंदाज़ा लगाता है कि वो नॉलेज नहीं मिली। होना यही चाहिए, होना यही चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से हम लोग हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि इस सरज़मीन से जो है लोग जो है दुनिया में जो है ना आबाद हुए हैं। और जब हम इस चीज़ को जो उजागर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो दुनिया हमारी रेस्पेक्ट करेगी कि भाई ये लाजिम बात है, हम लोग जो है वहाँ से कहीं ना कहीं से जो है लिंक है हम लोगों का। अच्छा, लैंग्वेजेस जो है लैंग्वेजेस चेंज हुई हैं, हर जगह की अलग अलग लैंग्वेज है। वो वहाँ जाके जो है ना कुछ जो है रोमन में जो है ना अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ जो है ना यूरोपियन इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन मुशाबत जो है ना लोगों की मिलती है। जैसे वो अभी हाँ अभी देखा ना कि वो जो है ना, क्योंकि मैं भी सिंध से हूँ तो मुझे ये बात जल्दी से मैंने पिक कर ली कि चार्ली चैपलिन जो है ना वो सिंध से ही ताल्लुक़ था, यानी कि सिंधी लगते हैं, यानी कि चेहरे से जो ना ऐसा लगता है कि जैसे वो सिंधी हैं। तो चार्ली चैपलिन का जिक्र आया और बहुत सारे रोमानियन जो है ना उनका जिक्र आया कि ये मुशाबत सबकी एक जैसी है। जैसे कि अफ़गानिस्तान का दिखाया, पाकिस्तान का दिखाया, तमिलनाडु का दिखाया। तो मुशाबत सब जो लोगों की एक जैसी, तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि DNA सबका एक जैसा ही है। तो यहीं से रीजनरेट हुआ है सारी चीज़ें और पूरी दुनिया में जो है ना ये फैली हैं। और इस नॉलेज को जो है ना मज़ीद जो है ना इन्हेंस करना चाहिए और हर दुनिया आएगी। दुनिया में तो ये बोलता हूँ टूरिस्ट आएंगे तो समझो पैसे आएंगे, टूरिस्ट आएंगे तो आपके घर चलेंगे, लेकिन टूरिस्ट को लाने से पहले उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम लोग जो है ना अपनी लैंग्वेज की वजह से, अपने मज़हब की वजह से, अपनी शक्लों की वजह से एक दूसरे से चिढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। चिढ़ना किस बात का है? मैं भी आप जैसे हूँ, मेरे हाथ हैं वैसे ही हाथ हैं, आपके भी वैसे ही हाथ हैं, आंखें दी अल्लाह ताला ने, कान दिए सुनने के लिए, तो तमाम चीज़ें मुशाबत हमारी एक ही है। अब लड़ाई किस बात की है? लड़ाई तो लैंग्वेज की लड़ाई, लैंग्वेज से तो हमें
कुछ नहीं लेना ना, हमें तो लैंग्वेज इसलिए है कि हम एक दूसरे को बता सकें, अपना मैसेज दे सकें, ठीक है ना। कई ऐसे लोग हैं जिनको लैंग्वेज नहीं आती तो उनका जो है ट्रांसलेटर साथ होता है, तो लेकिन मोहब्बत ही तो कायम और दायम होनी चाहिए। अभी तक हम जो है उन्हीं लड़ाइयों में उलझे हुए हैं और अभी तक हम वहीं खड़े हुए हैं। भाई मज़हब, मेरा मज़हब, आपका मज़हब, हमारा मज़हब है, हम तो राज़ी कर रहे हैं ना, जो हमें जो चीज़ें मैसेज मिले, हम अच्छा काम करें, दुनिया में आके अच्छा काम करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करनी है और एक दूसरे का साथ देना है। कोई तकलीफ़ में तो उसकी दुख तकलीफ़ को जो है ना आप हेल्प करें। जैसे कि यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, एक पेशेंट गया है, पेशेंट को रिलीफ मिल गया तो उसने इतनी तो दुआएं दी होंगी उन डॉक्टर्स को, फिर जो है रिलीजन कितना खुश हुआ पूरा, फिर हमने फ़ख्र महसूस किया कि यार देखो इंडिया में लोग जाते हैं वहाँ जाके जो है ना सही हो जाते हैं। तो ये मोहब्बतों का जो पैगाम है ये ज़रूर होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं हम अक्सर देखते हैं कि हम अब वीडियो बना रहे होते हैं, काफ़ी सारे हमारे दोस्त जो हमसे चिढ़ भी जाते हैं कि यार आप यूँ क्यों कह रहे हो, यूँ क्यों। तो हमारा कोई ऐसा हुआ नहीं है, हम तो चाहते हैं कि आपस में भाईचारगी और जो है मोहब्बतें कायम दायम होनी चाहिए और ये मैसेज दुनिया में जाना चाहिए। अच्छा, टूरिस्ट जब आते हैं तो मैं जो बात कर रहा था टूरिस्ट की, मैं वजह यही कह रहा था कि जो लोग आए बेचारे अपने माँ बाप को छोड़ के, बहन भाइयों को छोड़ के, अपने दोस्तों को छोड़ के, अपनी सरजमीन छोड़ के हमारे मुल्क में आके रिसर्च करने के लिए आ रहे हैं, तो हमें तो उनको जो है फूलों की तरह रखना चाहिए, उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, एक पैर पे खड़े होकर उनको खाना देना चाहिए कि भैया आप ये लें, हम आपकी जो है रेस्पेक्ट करते हैं, आप हमारे लिए आए हैं इतनी दूर से, इतनी कुर्बानी दे के एक बंदा आ रहा है। अब हम अगर उनसे ज़्यादती करें, उनको बुरा भला बोलें या कोई अलग सी जो है ना कोई इस तरह की कोई चीज़ हो जाए जिससे कि पूरी दुनिया में जो है हमारा नाम जो है बदनाम होता है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये पैगाम मोहब्बतों का होना चाहिए और आने वाले जो टूरिस्ट हैं उनकी सिक्योरिटी, उनकी जो खिदमात हैं उनको जो है सरंजाम अंजाम देना चाहिए ताकि वो खुश होके जाएँ। हमारे पास जब आएँ तो हमसे मिल के जाएँ, खुश हों कि हम वहाँ गए थे तो यहाँ हमें इतनी मोहब्बतें मिली, इतना खुलूस मिला, इतने गिफ्ट मिले, तो ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इंडिया में यही चीज़ें हो रही हैं। इंडिया में क्या है कि इंडिया में टूरिस्ट काफ़ी अरसे से आ रहे हैं और उन्होंने ऐसे पॉइंट बना दिए कि वो लोग तो रह नहीं सकते, तो वो तो जाते हैं बोलते तो 3 महीने बाद दोबारा आ जाते हैं। और कई लोगों ने तो वहाँ पर जो है ना अपनी जगह परचेज़ कर ली। तो ये एक बहुत खुशाइन बात है कि ये मोहब्बतों का पैगाम पूरी दुनिया में जाना चाहिए। टूरिस्ट हर जगह पर जाएँ, टूरिस्ट आते हैं तो पैसा आता है, पैसा आएगा तो यहाँ के जो बेरोज़गार लोग हैं बेचारे उनको रोज़गार मिलेगा, उनके घर फूलेंगे फलेंगे, हर आदमी जो है ना खुशबाश ज़िंदगी गुजारेगा। जैसे आजकल लॉकडाउन के चक्करों में जो है ना बहुत सारे लोग डिस्टर्ब हो गए और नौकरियों से बेरोज़गार हो गए, तो उनके घर नहीं चल रहे बेचारों के। तो ऐसे लोगों की भी सपोर्ट करें। और दोस्तों काफ़ी सारी हमने बातें करी हैं और इसके बाद हम दूसरा एक पार्ट करेंगे, उसमें भी काफ़ी सारी बातें होंगी और इसके बाद तीसरा करेंगे, उसमें भी काफ़ी सारी बातें होंगी। तो हमारी बात कोई अगर आपको कोई नागवार गुजरे तो हम आपसे माज़रत चाहते हैं कि, लेकिन हमारा मकसद यही है कि हम इस वीडियो के थ्रू जो है ना लोगों को जोड़ें और मोहब्बतों का ये पैगाम जो है जारी सारी रखें। जब हम कभी आएँ इंडिया तो हमसे भी आप इसी तरीके से मिलें और जब आप यहाँ पर आएँ तो हम भी आपसे मोहब्बतों से मिलें। तो इसके साथ ही मुझे और सेमल शेख को इजाज़त दें। एक मैसेज है सेमल शेख का, वो सुन लीजिए। आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिएगा, लाइक कमेंट करना सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और रिएक्शन में ज़रूर, सॉरी रिएक्शन बोल दिया मैंने, कमेंट्स में ज़रूर बोलिएगा बिल्कुल कि किस पे रिएक्शन दे, तो हम इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे। मुझे और डॉक्टर साहब को दे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।